Hello everyone, you're welcome. Today we will study and interpret a poem composed by Sri Aurobindo, about whom we have already discussed in the previous lecture. The title of this poem is The Tiger and the Deer. But this poem is not about a tiger or a deer. These two animals are symbols in this poem. This title is completely symbolic and this poem is also symbolic in a way. The tiger is the symbol of the cruel elements in the nature, and the deer is the symbol of the innocent, peaceful elements present in the nature. दोस्तों, प्रकृति में दोनों ही तरह के एलिमेंट्स हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है, मौत भी है, ज़िंदगी भी है, और घृणा है तो प्रेम भी है. और अक्सर हम देखते हैं, बड़ी पेनफुल चीज़ है कि जो क्रूल एलिमेंट्स होते हैं प्रकृति के, वो अक्सर हावी हो जाते हैं इनोसेंट एलिमेंट्स पर. अक्सर हम देखते हैं कि टेररिस्ट जो कि क्रूल एलिमेंट्स हैं, जो मासूम लोगों को मारते हैं. कई बार हम देखते हैं कि जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं वो मासूम लोगों को परेशान करते हैं. आज नहीं, अगर हम हिस्ट्री में जाएं अपनी दुनिया की, तो भी हमने देखा है कि कितनी ऐसी क्रूल पावर्स यानी ऐसी निर्दयी शक्तियाँ इस दुनिया में आईं जिन्होंने मासूम लोगों को मारा, उनको परेशान किया. लेकिन इस पोइम में यही बताया गया है कि निर्दयी शक्तियाँ चाहे कितनी भी हावी हो जाएं, वन डे दे विल पेरिश, दे विल डाई डाउन इन देयर माइट. निर्दयी शक्तियाँ हमेशा उनका एक ना एक दिन अंत होता ही है और वो अपनी ही शक्ति से मारी जाती हैं. यानी उनके अंत का कारण उनका घमंड, उनकी ही शक्ति होती है. और कुछ भी हो जाए, हमारी इस नेचर का जो माइल्ड एलिमेंट है, इनोसेंट एलिमेंट है, ब्यूटीफुल एलिमेंट है, वो हमेशा इस दुनिया में रहता है और रहेगा. इस तरह की बड़ी प्यारी सी पोएम है. तो चलिए इसको लिखते हैं और फिर इसके हर बात को वर्ड टू वर्ड समझते हैं. सो दिस इज़ द पोएम. पहले हम इस पोएम के लिटरल मीनिंग को समझेंगे, शाब्दिक अर्थ को. फिर उसको डिस्कस करेंगे कि पोइट कहना क्या चाहते हैं इसके थ्रू. और हर बात को अच्छे से समझिएगा. इस लेक्चर के एंड में आपको इस पोएम के सभी क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं. श्री अरबिंदो सबसे पहले टाइगर के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि Brilliant, crouching, slouching, what crept through the green heart of the forest? यहाँ से पढ़िए पहले. What crept? वो कहते हैं कि ये क्या था, ये कौन था, ये कौन सा प्राणी था जो crept यानी रेंगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा through the green heart of the forest, यानी बड़े हरे भरे जंगल से, जंगल के हरे भरे आवरण से. Brilliant, चमकता हुआ. Crouching, दुबक कर आगे बढ़ता हुआ. और स्लॉचिंग यानी झुककर आगे बढ़ता हुआ. क्राउचिंग और स्लॉचिंग वैसे तो सिमिलर वर्ड्स ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है. क्राउचिंग में घुटने झुकाकर हम अपनी अपर बॉडी को झुकाते हैं, वो क्राउचिंग होता है. और स्लॉचिंग खड़े बैठे चलते हुए जब भी हम अपने शरीर को थोड़ा सा झुका लेते हैं, उसको स्लॉचिंग कहते हैं. तो दोबारा समझिए. ये चमकता हुआ, दुबक कर आगे बढ़ता हुआ और झुककर आगे बढ़ता हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ये कौन सा प्राणी था जो जंगल के हरे भरे आवरण के थ्रू के अंदर से आगे बढ़ा. ग्लीमिंग आइज, जिसकी आंखें चमकती हुई. माइटी चेस्ट, जिसका सीना इतना शक्तिशाली. एंड सॉफ्ट साउंडलेस पाज ऑफ ग्रैंडर एंड मर्डर. ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिएगा. सॉफ्ट साउंडलेस पाज, जिसके पंजे इतने मुलायम हैं. और साउंडलेस, जिसके कदमों में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती. ऑफ ग्रैंडर एंड मर्डर. अब देखो, पाज को यानी टाइगर के पाज को, पंजों को ग्रैंडर के भी बताया है और मर्डर के भी बताया है. यानी उसके पंजे जो वैभवशाली भी हैं और मर्डर यानी खूनी भी हैं, क्योंकि वो मारता है, उसी से शिकार करता है पंजों से. तो वो पोइट कहते हैं कि ये जंगल के हरे भरे आवरण के अंदर से ये कौन सा प्राणी था जो झुककर अपने शिकार की ओर आगे बढ़ा, बिना कोई आवाज़ किए, अपने पंजों से, अपने मुलायमी मखमली पंजों से बिना कोई आवाज़ किए, इतने वैभव के साथ और इन खूनी पंजों के साथ, ये कौन सा प्राणी था. यानी वो टाइगर था. अब देखो यहाँ पर सिंबॉलिकली वो क्या कहना चाहते हैं. हमने पहले डिस्कस किया था कि इस पोएम में टाइगर सिंबल है डेथ का, डिस्ट्रक्शन का, डिज़ास्टर का, यानी मौत, विनाश, तबाही. तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब मौत, विनाश, तबाही, ये सारी चीज़ें इंसान के जीवन में या इस दुनिया में जब आ रही होती हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और इनका पता नहीं चलता कि ये कब आने वाली हैं. फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर नेचर का रोल बताया है
कि नेचर उस वक्त क्या करती है जब विनाश आगे बढ़ रहा होता है, मौत इंसान की ओर आगे बढ़ रही होती है। द विंड स्लिप्ड थ्रू, अब विंड यानी हवा, तो हवा यहाँ पे प्रकृति का सिंबल है। द विंड स्लिप्ड थ्रू द लीव्स एज इफ अफ्रेड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एज इफ अफ्रेड यानी ऐसे लग रहा था जैसे कि हवा भी डरी हुई हो, यानी यहाँ पर विंड को पर्सोनिफाई किया है कि हवा भी पत्तियों के अंदर से ऐसे धीरे धीरे स्लिप्ड यानी चल रही थी जैसे कि एज इफ अफ्रेड, डरी हुई हो। किस बात से? इस बात से डरी हुई लेस्ट कि कहीं इट्स वॉइस एंड द नॉइज ऑफ इट्स स्टेप्स, कि हवा के कदमों से यानी इसके पत्तियों के अंदर से चलकर सरसराहट से पेट्रब द पिटिलेस स्प्लेंडर, ये विंड, ये हवा पेट्रब ना कर दे यानी परेशान ना कर दे, बाधित ना कर दे, किसको? द पिटिलेस स्प्लेंडर। और पिटिलेस का मतलब होता है निर्दयी, पिटी यानी दया और पिटीलेस यानी जिसमें दया ना हो। और ऐसा कौन होता है? टाइगर। तो ये भी टाइगर के लिए ही आया है, पिटीलेस स्प्लेंडर यहाँ पर टाइगर के लिए ही आया है। और पोइट ये कहना चाहते हैं ये जो निर्दयी प्राणी है, जो इतना वैभवशाली है, ग्रैंजर हमने पढ़ाई था, इसको कहीं परेशान ना कर दे, इसको अपने इस टारगेट में, अपने शिकार करने के इस काम में कहीं कोई परेशानी ना हो जाए। इसलिए हवा भी ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत धीरे धीरे चल रही है ताकि पत्तियों में सरसराहट ना हो बिल्कुल भी। अब इसके थ्रू पोइट क्या कहना चाहते हैं? द पोइट वांट्स टू से दैट नेचर डज नॉट स्टॉप दीज डिजास्टर्स, डेथ्स एंड ऑल दैट। यानी जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, वो भी नेचर का ही हिस्सा हैं। इसलिए विनाश को, तबाही को, मौत को प्रकृति भी रोकती नहीं है, एक तरह से उसका साथ ही देती है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं पोइट। हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ, ऐसे लग रहा था कि हवा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले रही है। हार्डली, बेयरली, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव सेंस एक्सप्रेस करने के लिए आते हैं। तो विंड हार्डली डेयरिंग टू ब्रीथ, ये सांस भी बड़ी मुश्किल से ले रही थी। बट, लेकिन द ग्रेट बीस्ट, कौन? टाइगर। लेकिन वो विशाल प्राणी, वो जानवर, क्राउज्ड एंड क्रेप्ट एंड क्राउज्ड, थोड़ा दुबक कर चला, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा, फिर थोड़ा सा दुबक कर वहाँ बैठ गया, अ लास्ट टाइम, फिर आखिरी बार थोड़ा सा दुबक कर बैठा, क्राउज्ड, नॉइजलेस, बिना किसी आवाज़ के, फैटल यानी जानलेवा, वो जानलेवा प्राणी थोड़ी देर के लिए वहाँ रुका, टिल सडनली, तब तक वहाँ बैठा बस जब तक सडनली, अचानक, डेथ लीप्ड अपॉन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर, जब तक वो उस सुंदर से जंगली हिरण के ऊपर मौत ने छलांग नहीं लगाई। एक तरह से बाघ ने ही छलांग लगाई, उसको कहा गया है कि डेथ लीप्ड अपॉन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर, यानी बाघ धीरे धीरे आगे बढ़ा, थोड़ा सा रुका, फिर झट से उसने छलांग लगाई उस सुंदर से हिरण के ऊपर। किस वक्त? जिस वक्त इट ड्रैंक, वो हिरण बेचारा पानी पी रहा था, अनसस्पेक्टिंग, जिसको कोई अंदेशा ही नहीं था, जिसको कोई अंदाज़ा ही नहीं था, फ्रॉम द ग्रेट पूल, उस बड़े से तालाब से पानी पी रहा था बेचारा, इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शेडो, जंगल के उस ठंडे और छायादार स्थान में जो एक छोटा सा या बड़ा सा तालाब बना हुआ था, उससे पानी पी रहा था और अचानक बाघ ने आके उस पर छलांग लगाई जिससे वो मर गया। यानी पोइट यही कहना चाहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल काम कर रहा होता है, दुनिया नॉर्मली चल रही होती है, अचानक कोई डिज़ास्टर आ जाता है, तबाही आ जाती है। फिर क्या कहते हैं? एंड इट फेल, और जैसे ही टाइगर ने उस डियर के ऊपर छलांग लगाई, इट फेल, वो बेचारा डियर फेल, वहाँ पर गिर गया, एंड टॉर्न, फिर उसको फाड़ दिया गया और उसके बाद वो हिरण मर गया। लेकिन मरा तो क्या हुआ? उस वक्त क्या हुआ? रिमेंबरिंग इट्स मेट लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड। बड़ी हार्श रियलिटी श्री अरबिंदो ने दिखाई है दुनिया की, कि वो बेचारा हिरण जब मरा ना, उस वक्त याद करते हुए मरा अपने मेट को, अपने साथी को, लेफ्ट सोल, जिसको उसने अकेला ही छोड़ दिया, इन द डीप वुडलैंड, इस घने गहरे जंगल में।
और ऐसा ही होता है, इंसान जब आकस्मिक रूप से कोई एक्सीडेंट हो जाए, अचानक ऐसी कोई इवेंट हो जाए जिसमें वो मर जाए, तो उसका जो साथी होता है इस दुनिया रूपी जंगल में अकेला रह जाता है। डिस्ट्रॉयड, विनाश हो गया, द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी का, उस बड़ी सौम्य, उस बड़ी प्यारी, हार्मलेस, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, यानी उस हिरण से किसी को कोई नुकसान था नहीं था, वो हार्मलेस ब्यूटी थी इस नेचर की, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बाई, किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग क्रूल ब्यूटी इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, उस शक्तिशाली निर्दयी सौंदर्य के द्वारा इन नेचर जो इसी प्रकृति में है। यानी टाइगर को भी, यानी क्रूल एलिमेंट को भी नेचर का ही हिस्सा बताया है कि प्रकृति के उस निर्दयी सौंदर्य ने उस मासूम सौंदर्य को मार दिया। यानी टाइगर भी एक तरह की ब्यूटी है इस नेचर की, लेकिन है क्रूल एलिमेंट, निर्दयी तत्व है वो प्रकृति का। तो ऐसा होता है, अच्छाई बुराई दोनों ही प्रकृति में होती है, कभी कभी बुराई जो है वो अच्छाई पर हावी हो जाती है। अब श्री अरबिंदो ने ये पोएम क्यों लिखी थी? उस वक्त अपने ब्रिटिश रूल था, और ब्रिटिश लोग जो थे वो थे तो इसी दुनिया का हिस्सा, थे तो इंसान ही, मानवता का हिस्सा थे, लेकिन वो एक क्रूल एलिमेंट थे और उन्होंने हम जैसे कई देशों के लोगों को गुलाम बनाया था और अत्याचार किया करते थे। अब बहुत ही एक इंस्पिरेशनल थॉट वो यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं श्री अरबिंदो कि भले ही कितनी ही निर्दयी ताकतें इस दुनिया में हावी हो जाएं और कितने ही बाघ कितने भी हिरणों को मार दें, लेकिन बट बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है यहाँ पे ये पढ़ के कि बट अ डे में येट कम, लेकिन अभी भी वो दिन आ सकता है, भले कितने ही बाघ कितने ही हिरणों को मार दे, कितनी ही निर्दयी ताकतें कितने ही मासूमों की जान ले ले, उनके साथ अत्याचार कर दे, एक दिन ऐसा आ सकता है when the tiger crouches and leaps no more in the dangerous heart of the forest, कि जब एक दिन ऐसा आ सकता है जब बाघ उस हरे भरे जंगल के हृदय से, यानी उस हरे भरे जंगल में एक भी छलांग ना मार पाए, बिल्कुल भी दुबक कर आगे ना बढ़ पाए, यानी बाघ ही ख़त्म हो जाए, ऐसा दिन भी आ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं वो, एज द मैमथ, मैमथ एक बहुत विशालकाय प्राणी हुआ करता था, शेक्स, यानी जैसे कि आज मैमथ, जैसे कि मान लो डायनासोर्स मान लो, वो बिल्कुल भी नहीं थरथराते। नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, एशिया के मैदानों में बड़े बड़े मैमथ हुआ करते थे, विशालकाय प्राणी हुआ करते थे जो जीवों को खा जाते थे और बहुत ज़्यादा तबाही मचाए रखते थे। आज वो एशिया के इन मैदानों में बिल्कुल भी नहीं है, वो खत्म हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। ठीक उसी तरह ये बाघ भी ख़त्म हो सकते हैं, यानी आज जो जितने भी निर्दयी ताकतें इस दुनिया में हैं, एक ना एक दिन ये ज़रूर ख़त्म होंगी, यही प्रकृति का नियम है। स्टिल देन, और जब ये सब खत्म हो जाएंगे ना, जैसे टाइगर है, जितने भी क्रूल एलिमेंट्स इस नेचर के हैं, ये सब जब खत्म हो जाएंगे ना, उस वक्त भी स्टिल देन शैल द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स इन द लीव्स शेडो, उस वक्त भी पत्तियों की छाँव में उन बड़े बड़े तालाबों से और उन ठंडे ठंडे तालाबों से ये जंगली हिरण तब भी पानी पिएंगे। यानी जो मासूम लोग हैं, जो अत्याचार झेलते हैं, जो ऑपरेशन को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये हमेशा सर्वाइव करते हैं, कितना ही अत्याचार हो जाए इनके साथ में, ये हमेशा ज़िंदा रहते हैं। जो ब्यूटीफुल एलिमेंट है वो एवरलास्टिंग होता है। उसके बाद में लास्ट में 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, द माइटी पेरिश इन देयर माइट, जितने भी शक्तिशाली लोग हैं इस दुनिया में वो अपनी ही शक्ति से ख़त्म होते हैं, पेरिश यानी मरते हैं। द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर, और जो स्लेन का मतलब है जिसको मारा जाता है, उसकी जो कैटेगरी के लोग हैं, उसकी कैटेगरी के जो एलिमेंट्स हैं, वो हमेशा सर्वाइव करते हैं। किससे ज़्यादा? स्लेयर से। स्लेयर यानी किलर, जो मारने वाला है, यानी मरने वाले मारने वाले से ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। वैसे देखें तो बड़ा कॉन्ट्रास्ट है इस सेंटेंस में कि मरने वाला ज़्यादा सर्वाइव करता है मारने वाले से। यहाँ पर कैटेगरी की बात हो रही है कि जितनी भी क्रूल एलिमेंट्स हैं या फिर जितनी भी निर्दयी शक्तियाँ इस दुनिया में हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं, और जिन पर वो अत्याचार करते हैं ना, जो माइल्ड एलिमेंट होते हैं सोसाइटी के, वो हमेशा सर्वाइव करते हैं। अब एग्जाम्पल्स बहुत है अपने सामने इस पोएम को बहुत अच्छे से समझने के लिए। अंग्रेज़ आए, वो एक निर्दयी शक्ति थी, ख़त्म हो गई। कहते थे कि उनका यूनियन जैक कभी झुकेगा नहीं, उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। आज वो सिर्फ एक छोटे से एरिया में रह गए हैं।
हिटलर जैसी बड़ी निर्दयी ताकतें इस दुनिया में थीं, लेकिन लास्ट में उनका क्या हश्र हुआ हम सब जानते हैं। खुद को ही गोली मारनी पड़ी, अपनी ही शक्ति से अपना अंत हुआ उसका। खिलजी, लोधी, मुगल्स ये सब आए लेकिन इनका अंत हुआ। सो ओवरऑल द पोएट वांट्स टू से दैट इट डजंट मैटर हाउ ऑप्रेसिव और द क्रूल थिंग्स बिकम, वन डे they will have to die, and they will definitely die, and the elements of peace, beauty and love will always survive. So that was the poem. Let's move on to the question answers, and here they are. So the first question is, what does the tiger stand in the poem for? यानी टाइगर किसका सिंबल है? The tiger is the symbol of cruel elements in the nature. जितने भी निर्दयी तत्व हैं प्रकृति में उनका प्रतीक है, जैसे कि डेथ, डिजास्टर, डिस्ट्रक्शन, डोमिनेंस, ऑपरेशन, पेन, मिजरी, इन सब का। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि डियर किसका सिंबल है? तो डियर इज द सिंबल ऑफ द ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट एलिमेंट्स इन द नेचर। प्रकृति में जो मासूम, सुंदर और सौम्य तत्व है उसका प्रतीक है डियर, जैसे कि पीस, लव, ब्यूटी, इनोसेंस और सबमिशन का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ साउंडलेस पॉ मीन इन द पोएम? तो साउंडलेस पॉ का मतलब होता है ऐसा पंजा, ऐसे कदम जिनकी आवाज ना हो। तो अ साउंडलेस पॉ रिफर्स टू एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, यानी अप्रत्याशित कोई घटना या तबाही हो जाए, उससे संबंध है अ साउंडलेस पॉ का। कैसे? द पोएट हियर यूजेस द इमेज ऑफ अ टाइगर हु अप्रोचेस एंड किल्स हिज प्रे नॉइजलेसली। प्रे PREY का मतलब है शिकार। जैसे बाघ आकर अपने शिकार को चुपचाप मार देता है, इन सिमिलर वे, द लगा दीजिएगा, इन द सिमिलर वे, इसी तरीके से डेथ एंड डिजास्टर कम इन लाइफ सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। अचानक ही आती है तबाही और अप्रत्याशित रूप से ही आती है। क्वेश्चन नंबर 4 और अगले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन एक जैसे ही है। पूछा है कि एज मेमथ शेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, इस पर हमें कमेंट करना है। और अगले में कि विच एक्सप्रेशन इन द पोएम रिवील्स द ऑप्टिमिस्टिक मूड ऑफ द पोएट, यानी कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो पोएट के आशावादी भाव को दर्शाता है। तो जो ऊपर जो लाइन है वही आशावादी भाव को दर्शाती है। आंसर देखिए, द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड हिज ऑप्टिमिस्टिक मूड रेफरिंग टू द मैमथ। कवि ने अपना आशावादी भाव उस मैमथ यानी एक विशालकाय प्राणी का जिक्र करते हुए व्यक्त किया है। द पोएट सेज दैट द मैमथ वाज अ ब्रूटल एंड डेंजरस एनिमल। कवि ये कहते हैं कि वो एक बहुत ही हिंसक और खतरनाक जानवर था। सो इट कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर, इसलिए वो लंबे समय तक नहीं जी सका। इट शोज दैट, और यही तथ्य हमें दर्शाता है कि क्रूल्टी एंड टायरनी मे प्रिवेल फॉर सम टाइम, यानी निर्दयता और तानाशाही कुछ समय तक तो रह सकती है, बट इट कैन नॉट स्टे लॉन्गर, इट विल पेरिश वन डे। ये लंबे समय तक नहीं रह सकती, एक ना एक दिन इसका अंत होता ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें द विंड स्लिप थ्रू द लीव्स वाली लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो इन दिस लाइन द पोएट रिफर्स टू द साउंड ऑफ द विंड। कवि वायु की आवाज़ की बात करते हैं। व्हेन द टाइगर मूव्स टू अटैक एंड किल द डियर, जब बाघ हिरण को मारने के लिए, उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है, द विंड ब्लोज वेरी स्लोली, तो हवा बहुत धीरे धीरे चलती है, सो दैट, ताकि द टाइगर डज नॉट फेल इन हिज प्लान, ताकि टाइगर भी अपने इस प्लान में फेल ना हो जाए। बाय दिस, इससे इट कैन बी इंटरप्रेटेड दैट, ये समझा जा सकता है कि द नेचर ऑल्सो सपोर्ट्स द टाइगर इन हिज क्रूल एक्ट, कि प्रकृति भी बाघ का साथ देती है इस निर्दयी काम में। दिस शोज ड्युअलिटी इन नेचर, और इससे प्रकृति का जो दोहरापन है वो दिखाई देता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रॉयड द माइल्ड ब्यूटी वाली लाइन एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए, इन द अबव लाइन, इस ऊपर दी गई पंक्ति में, द पोएट शोज दैट, शो में एस लगा दीजिएगा, द पोएट शोज दैट, कवि ये दर्शाता है कि समटाइम्स, कभी कभी, द क्रूल एस्पेक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का निर्दयी तत्व है, डोमिनेट्स द हार्मलेस एस्पेक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के हानि रहित पहलू पर हावी हो जाता है। एज द टाइगर अटैक्स एंड किल्स द डियर, ठीक वैसे जैसे टाइगर उस डियर को अटैक करके मार देता है। बट बोथ दीज एनिमल्स आर टू डिफरेंट ब्यूटीज ऑफ नेचर, लेकिन ये दोनों ही प्राणी प्रकृति के दो अलग अलग सौंदर्य हैं। दो दे कॉन्ट्रास्ट ईच अदर, हालांकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। दे एग्जिस्ट इन नेचर साइमल्टेनियसली, वे एक ही समय में एक साथ इस प्रकृति में रहते हैं। फिर ये 7th क्वेश्चन एडिशनल है। हमने इस पोएम की आखिरी 2 लाइनें एक्सप्लेन की हैं। इनमें पोएट ये कहते हैं, एट द एंड ऑफ दिस पोएम द पोएट सेज दैट
दोज माइटी पीपल हु डोमिनेट एंड ऑप्रेस द इनोसेंट पीपल, वे शक्तिशाली लोग जो हावी हो जाते हैं, ऑप्रेस यानी जो उत्पीड़न करते हैं, अत्याचार करते हैं इनोसेंट लोगों पर, विल पेरिश वन डे, एक ना एक दिन उनका अंत होगा। दे वोंट सर्वाइव एज क्रूल्टी कैन नॉट प्रिवेल लॉन्गर, वे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे क्योंकि निर्दयता लंबे समय तक नहीं रह सकती। ओनली दोज हु आर इनोसेंट, माइल्ड एंड हार्मलेस, वे लोग जो मासूम हैं, सौम्य हैं और हानि रहित हैं, विल सर्वाइव टिल द एंड, वही अंत तक जिंदा रहेंगे। फिर बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो इसमें 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें घूम फिर के एक ही बात पूछी हुई है, तो हमने तीनों को मर्ज कर दिया है, आपके लिए आसान रहेगा। आप अपने वर्ड्स में भी इनका अलग अलग आंसर कर सकते हो। इस आंसर में आपको इन तीनों के आंसर्स का एक आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि आज की आधुनिक सभ्यता को ध्यान में रखते हुए आप बाघ के द्वारा उस हिरण को मारे जाने को कैसे रिलेट करोगे, कैसे जस्टिफाई करोगे। सेकंड क्वेश्चन यही है कि इसमें एक नेचर की बैलेंस्ड पिक्चर दिखाई गई है कि जिसमें नेक्टर एंड पॉइजन यानी अमृत और विष दोनों ही ज़रूरी हैं, इसको भी आप जस्टिफाई करो तो बात वही है। और तीसरा क्वेश्चन है कि आपको इसमें से क्या इंस्पायरिंग मैसेज मिलता है। तो मैसेज तो हमने अभी जो लास्ट में एक 7th क्वेश्चन किया था वो है। अब देखो आंसर में क्या लिखा है कि द पोएम टाइगर एंड द डियर डील्स विद द थीम ऑफ लाइफ एंड डेथ थ्रू द सिंबल्स ऑफ डियर एंड द टाइगर, यानी डियर और टाइगर के सिंबल्स के थ्रू लाइफ और डेथ की थीम पर यह पोइम बनी है। द पोइट सेज दैट देयर आर 2 एस्पेक्ट्स इन नेचर, 2 पहलू होते हैं प्रकृति में, गुड एंड बैड। बोथ ऑफ देम आर नेसेसरी टू मेंटेन अ बैलेंस इन लाइफ, और जीवन में दोनों की ही जरूरत होती है बैलेंस मेंटेन करने के लिए। देयर कैन नॉट बी लाइफ विदाउट डेथ, मृत्यु के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। देयर इज नो वैल्यू ऑफ प्लेजर विदाउट मिजरी, दुख दर्द के बिना आनंद का कोई मोल नहीं है। People don't understand the importance of healthy values without the existence of evils in our society. हमारे समाज में अगर बुराइयां ना हो तो लोग हेल्दी वैल्यूज़ की, अच्छे गुणों की कोई कदर ही नहीं करेगा, समझेगा ही नहीं। There cannot be peace without the fear of war or destruction. इस दुनिया में युद्ध या विनाश के डर के बिना शांति रह ही नहीं सकती। Thus, इसलिए ऑल दीज गुड एंड बैड थिंग्स आर काउंटर पार्ट्स ऑफ ईच अदर, ये अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों एक दूसरे की पूरक होती हैं। दैट इज़ वाई, इसी वजह से बोथ द नेक्टर एंड द पॉइजन आर इक्वली एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जीवन के अस्तित्व के लिए अमृत और विष दोनों की ही ज़रूरत है। समटाइम्स इट इज़ विटनेस्ड, हाँ कभी कभी ऐसा देखा जाता है, दैट द क्रूल एलिमेंट्स ऑफ नेचर डोमिनेट्स इट्स इनोसेंट एलिमेंट, प्रकृति के निर्दयी तत्व मासूम तत्वों पर हावी हो जाते हैं, बट हार्श एलिमेंट्स डाई वेरी सून, ये मर भी जल्दी जाते हैं। नेचर मेंटेन्स इट्स बैलेंस इटसेल्फ, प्रकृति अपना संतुलन खुद ही बना लेती है। और द पीस लव इनोसेंस प्रिवेल लॉन्गर, इस दुनिया में शांति, प्रेम और मासूमियत हमेशा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।